Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by M10 Senior Secondary School Kalayat। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 7th है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो थी, इससे पहले वीडियो में हमने परम्यूटेशन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसकी कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखने एक बार। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक परम्यूटेशन से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस थे वो हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस किए थे वो थोड़े समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा उनसे एक लेवल आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, एक वर्ड है पेंसिल PENCIL, पेंसिल वर्ड है जो, इसके लेटर्स को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि सो दैट, ताकि फर्स्ट है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन है जो वो ई के बाद आए, मतलब पहले ई आना है फिर एन आना है। तो आपको बताना है हम कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ई एन है हो सकता है हम ENPCIL ये बन जाए, या फिर पी को हटा के यहाँ लिख दीजिए, फिर आई को हटा के यहाँ लिख दीजिए, मतलब ऐसे आपको अरेंज करना है। और ये EN है, हो सकता है आई यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, मतलब कंडीशन ये है कि पहले ई आएगा फिर एन आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन है जो ये हमेशा ई से क्या आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए। और इसमें ना ये हमें ये भी नहीं कुछ पर्टिकुलर बताया गया है कि उसका मीनिंग निकले ना निकले, हमें तो बस इनको अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो कितने वर्ड हो सकते हैं वो, मतलब कितने तरीके से हम ये अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब देखते हैं जरा कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो वर्ड है वो है पेंसिल, PENCIL। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई का मतलब है कि पहले आएगा ई फिर आएगा एन, मतलब हमें EN को इकट्ठा रखना है। EN को हमें क्या रखना है, इकट्ठा रखना है। तो हम क्या करेंगे, EN को पहले ही हम इकट्ठा कर लेंगे। EN को मैंने पहले से ही इकट्ठा कर लिया, तो ये EN एक बन गया अकेला। EN क्या हो गया, ये एक वर्ड बन गया अकेला। ठीक है, हम इसको एक सिंगल मान सकते हैं, है तो दो लेटर इसमें, लेकिन क्योंकि इकट्ठा है तो हमने इसको एक ही मान लिया, तो ये तो इकट्ठा हो गया EN। ठीक है, अब आगे क्या क्या है, PCIL, मतलब हमें इस कॉम्बिनेशन को देखना है। ठीक है, तो अगर मैं EN को इकट्ठा मान लूं तो EN combine to give one letter, ये अकेला ही एक लेटर बन गया। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 5 है। टोटल लेटर्स कितने बने हैं, 5 बने, 5 ही बने, क्योंकि इसको तो अकेला, ये तो एक ही रहेगा। ये कहीं भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये हमेशा पहले ई आएगा फिर एन आएगा। तो जब इसमें कोई चेंज भी नहीं होना है तो फिर ये तो एक लेटर ही हुआ अकेला, तो हमने इसको अकेला सिंगल मान लिया। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड बनेंगे। अब देखिए 5 लेटर हैं और आपको 5 ही लेने हैं, तो 5 पे 5, 5 पे 5,
तो ये कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आ गए 120। ठीक है, इसका मतलब कितने वर्ड है ऐसे 120 वर्ड है जिसमें ई है जो वो एन से पहले आएगा, मतलब एन है जो ई के बाद आएगा। कहीं भी लगा सकते हैं हम इसको, अगर हम बनाना शुरू कर दें ऐसे ही, मीनिंग निकले ना निकले उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खुद देखिए ए एन पी सी आई एल कोई बना ही नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता करना कि उसका मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा, हमें तो बस अरेंज करना है, बनाना है उन्हें। तो अरेंज करने के बाद टोटल नंबर्स कितने होंगे 120 होंगे। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। अब जरा इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट। अब जरा सेकंड पार्ट पे आप जाते हैं। इसमें बोला गया है एन एंड ए आर ऑलवेज टुगेदर। जो पेंसिल है PENCIL, इसमें ई और एन ये इकट्ठे आएंगे, टुगेदर आएंगे, इकट्ठे आएंगे। लेकिन एक चीज देखिए, जो एन और ई है इसने बोला गया है इकट्ठे आएंगे, तो इसने ये नहीं बताया कि पहले क्या आएगा। यहाँ तो बता रखा था कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन है जो ई से आगे आएगा, तो इसका मतलब ई एन था। यहाँ तो ई एन था, ये फिक्स था। लेकिन यहाँ पे एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसमें हमारे पास एन ई भी हो सकता है और ई एन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चांसेस हैं, या तो एन ई होगा या ई एन, दोनों हो सकते हैं। तो देखिए सेम वही, इसको हम सिंगल मानेंगे, इसको एक ही। ठीक है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज सेम वही 5p5 5 फैक्टोरियल 120 आएगा, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि फिर पिछले और इसमें डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, डिफरेंस ये हुआ कि वहाँ पे ई एन था, अब यहाँ पे एन ई भी तो हो सकता है। इसका मतलब जितने ई एन के बनेंगे उन सभी में ई एन की जगह एन ई कर देंगे, तो उतने और होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, अब देखो 120 तो ये हो गए, इनटू में टू करेंगे, आप डबल कर देंगे उसके। डबल क्यों किया हमने, क्योंकि एन ई और ई एन दोनों आ सकते हैं, मतलब आपको एन ई भी, क्योंकि ये एन ई और ई एन ये भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनके कितने तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल वेज हो गए। तो आप यहाँ 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 2 लिख दें, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 240। इसका मतलब 240 वर्ड है इसे, समझ में आ गया। ई एन वाले तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो सेकंड पार्ट में आएंगे एज सच। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो आंसर आ गया 120। सेकंड में क्या है, उसने बोला है कि इकट्ठे आने हैं, इकट्ठे में तो ई एन की जगह एन ई भी आ सकता है। अब आप जो 120 वर्ड थे आपको कुछ नहीं करना, उनमें 120 तो हो ही गए फिक्स। उसके बाद उनमें ई एन की जगह एन ई कर दो, एन को पहले, ए को बाद में, तो वो सब में चेंज हो जाएगा। तो कितने और नए बने, 120 और बने नए, 120 ई एन वाले, 120 एन ई वाले, तो टोटल कितने बन गए 240 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो हमने कल किए थे, उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो ये आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपको एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, EQUATION। इक्वेशन वर्ड्स के जो लेटर हैं उन लेटर का यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट देखिए, सो दैट, ताकि द वर्ड्स बिगिन विद ई। जो भी वर्ड्स आप बनाएंगे वो स्टार्ट किससे होंगे, ई से स्टार्ट होंगे। अब देखिए इस पूरे के पूरे वर्ड में सिर्फ लेटर जो ई है वो एक ही है, ई है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो लेटर स्टार्ट, जो नया वर्ड बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा। तो ई इज फिक्स्ड नाउ, ई को तो मैंने फिक्स कर दिया,
इसका तो कोई चक्कर नहीं है कि अरेंजमेंट में तो इसका कोई अब रोल ही नहीं है, क्योंकि ई तो फिक्स है, स्टार्ट होना है ई को तो, ठीक है। ई तो हमने पहले नंबर पे लिख दिया। अब ये जो जितने वर्ड बच गए अब ये अरेंज होंगे खुद अपने आप। तो कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो लेटर्स अवेलेबल फॉर अरेंजमेंट, 7 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है अरेंजमेंट के लिए। ये 7 ही खुद कंटिन्यू मतलब आपस में रोटेट करेंगे, कभी आगे चला गया, ये पीछे चला गया, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको इन सब का यूज करना है। तो 7 के 7 जो वर्ड्स हैं आपको अरेंज करने हैं। तो n तो हो गया 7, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सॉरी लेटर 7, और अरेंज कितने करने हैं, 7 ही करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं वर्ड्स, कितने हो जाएंगे, 7p7। आपको 7 को ही तो अरेंज करना है, ये तो है नहीं कि ई क्यू लिख के आपका काम हो गया, ठीक है। आपको ये सारे लिखने हैं पूरे। तो ई से स्टार्ट है, और अब आपका रोल सिर्फ जो इक्वेशन बन गया है QUATION, बस यहाँ पे बच गया। आपको सिर्फ इनको ही अरेंज करना है, क्योंकि ई को तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब 7p7 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट का, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट था जो, उसका आंसर कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि द वर्ड बिगिन विद ई एंड एंड विद एन, ठीक है। देखिए ई से तो स्टार्ट करना है और एन से क्या करना है, एंड करना है। इसका मतलब ई और एन दोनों फिक्स कर दिए हमने। हम लिख सकते हैं ई एंड एन बोथ लेटर्स आर फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स हो गए, हमने ऐसे कैसे लिख दिए। अब इनका अरेंजमेंट में कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, पहले पे लास्ट में जितने भी वर्ड बनेंगे सब आपको इनके बीच में लिखने पड़ेंगे। जो भी वर्ड्स बनेंगे, जो लेटर आएंगे वो बीच में ही आएंगे। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो अवेलेबल लेटर्स 6, हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, 6 हैं। तो आपको इन 6 को अरेंज करना है। 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 6 फैक्टोरियल। जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अगर उतने ही तरीकों से अरेंज करना पड़े ना, तो आपको सिर्फ उसके सामने क्या लगा देना है, फैक्टोरियल लगा देना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 लेटर्स, कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर सोल्व कर दीजिए 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 720 आ जाएगा, ठीक। तो ये था सेकंड पार्ट इसका, आ गया समझ में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। थर्ड पार्ट देखते हैं जरा, इसमें क्या बताया गया है। थर्ड पार्ट देखिए, द वर्ड बिगिन एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अब इनका तो कोई रोल नहीं है, फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट का, लास्ट का। अब ये इक्वेशन थी, द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब कि जो वर्ड हम बनाएंगे वो स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होगा और एंड भी किससे होगा, कॉन्सोनेंट से होगा। इसमें तो चलो फिक्स था, जैसे पिछले में कि ई से स्टार्ट था, एन से एंड था, तो हमने ई को और एन को फिक्स कर दिया था। फिक्स अगर ध्यान रखें, कहीं पे अगर आप सिंगल वर्ड सिंगल लेटर को फिक्स करते हैं तो उसका रोल अरेंजमेंट में नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पे आप एक से ज़्यादा लेटर्स को फिक्स करते हैं तो
उसमें रोल आ जाता है, क्योंकि वो खुद भी अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें, क्योंकि हमें जो वर्ड्स स्टार्ट करने हैं और एंड करने हैं कॉन्सोनेंट से, पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट अवेलेबल। देखिए, एक तो क्यू हो गया, एक टी हो गया, एक एन हो गया। क्यू, टी और एन। ठीक है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये तो वावल हो गए। तो ये क्या है जो मैंने टिक लगा रखा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। इसको वी मत समझ लेना आप अभी टिक मार्क को आप वी समझ लीजिए। ये कॉन्सोनेंट है, एक सी, एक टी और एक एन। ये कॉन्सोनेंट हो गए हमारे पास कितने, 3। समझ में आया। अब सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि जो भी वर्ड बनेगा वो इन तीनों से ही स्टार्ट होगा। कोई भी आ सकता है स्टार्टिंग में, और एंडिंग में भी इनसे ही आना है। इसका मतलब इन 3 लेटर्स को हमें अरेंज करना है कितनी जगह पर, 2 जगह पर, पहला और लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 3 कॉन्सोनेंट कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 consonants in 2 places। देखो, 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है 2 प्लेसेस पे, क्योंकि प्लेस हमारे पास 2 ही हैं, पहला और लास्ट का। इन्हें बोला है स्टार्ट किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से, और एंड किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। तो मैंने स्टार्टिंग में और एंडिंग में 2 प्लेस पे इन 3 को अरेंज कर दिया। तो 3 में से 2 को अरेंज करना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, 3P2, ये हो गए तरीके। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हो गए, हमने कॉन्सोनेंट को इनको अरेंज कर दिया। मतलब हमारे पास पहला और लास्ट का जो है वर्ड, उसको अब टेंशन खत्म हो गई, वो हमारा लेटर अरेंज हो चुका है। अब देखिए टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, जिसमें फर्स्ट और लास्ट अरेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो बीच में बचे हमारे पास कितने, 6। तो आपको उन 6 के 6 को बीच में जो हमारे पास, देखिए ये फर्स्ट अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, तो आपके पास क्या क्या बचा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तो बच गए। ये तो हमने अरेंज कर दिए, ये भी अरेंज कर दिए। अब बीच के 6 तो बच गए हमारे पास। तो पहले ये देखिए कि 6 तो चलो ठीक है, हमें लेने हैं, अरेंज करने हैं। टोटल हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, कितनों में से आप करना है अरेंज इनको। ठीक है, देखिए आपको जो अरेंज करना है, एक तो इनमें क्या क्या आ सकता है, इन 6 प्लेसेस पे वोवल कोई भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट भी कोई भी आ सकता है। तो वोवल कितने हैं, 5, और कॉन्सोनेंट अब 3 मत बोलिए कॉन्सोनेंट, क्योंकि आएगा तो एक टाइम पे एक ही कॉन्सोनेंट, तो एक टाइम पे एक ही आएगा ना। मान लो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही तो वर्ड आएगा, एक ही तो लेटर आएगा, चाहे वो वोवल आए या फिर कॉन्सोनेंट आए। तो हमारे पास टोटल अब कितने बचे, एक तो कॉन्सोनेंट आ गया, क्योंकि ध्यान रखिए हमें सारे अरेंज करने हैं। तो इन 6 में से 5 प्लेसेस पे तो वोवल आना है, तो एक बचा, उस एक जगह पे तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा और एक ही आएगा। इसका मतलब मेरे पास 5 वोवल और 1 कॉन्सोनेंट आ सकता है बस। तो मतलब 6 तरीके हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 मिड प्लेसेस, क्योंकि बीच के 6 ही प्लेस बचे हैं, तो उनको अरेंज करने कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल। जितने आपके पास अवेलेबल सोर्स होते हैं, अगर उतने ही आपको अरेंज करने हो तो आप उतनों का ही फैक्टोरियल कर दें। 3 है, अगर 3 ही अरेंज करने हैं 3 फैक्टोरियल, 4 है, 4 अरेंज करने हैं 4 फैक्टोरियल। हमारे पास 6 स्पेस हैं और हमारे पास 6 ही नंबर हैं। 5 तो हो गए कॉन्सोनेंट और एक क्या है, सॉरी 5 तो हो गए वोवल और एक क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास टोटल 6 हैं।
तो 6 को कैसे अरेंज करोगे, 6 फैक्टोरियल से, 6 पे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको ये 6 भी अरेंज करने हैं और ये पहला दूसरा भी अरेंज करना है। तो सारे काम क्योंकि कंपलसरी हैं, इट मीन्स वी विल यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 3p2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब मैं आपको कुछ वो टॉपिक्स बताता हूँ जो 30% सिलेबस में जो CBSE ने एक्सक्लूड करती हैं, वो कौन से हैं देखिए। Deleted topics, derivation of formulas, NPR and NCR। देखिए, मैंने आपको NPR का फॉर्मूला डिराइव करवाया था एक बार। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, एग्ज़ाम में आपसे वो नहीं पूछा जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, वो मैंने इसलिए करवा दिया था ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वो कैसे आया था। ठीक है, एग्ज़ाम में वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन ज़रूर पूछी जाएगी जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही NCR का फॉर्मूला, तो जिन बच्चों को अगर वो थोड़ा सा, वैसे तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा वो, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो उसका प्रूफ है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, तो अगर वो उसकी अप्रोच बच्चे की सिर्फ जो सिलेबस है उसी को कंप्लीट करने पे है तो वो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स हैं जो वो कट चुके हैं। NPR का फॉर्मूला लेकर डेरिवेशन और NCR के फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, सिर्फ यही है जो टॉपिक्स जो इस चैप्टर से डिलीट हुए हैं, बाकी कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, और अभी जैसे गाइडलाइंस आई हैं, कल ही आई हैं, जो अनलॉक 3 है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो स्कूल कॉलेजेस के लिए आपको खैर पता ही लग गया होगा, 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। इट मीन्स जो ये मंथ आने वाला अगस्त का, इसमें भी ऑनलाइन स्टडी ही आप मान के चलिए कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आपको अब क्योंकि जितना टाइम पास आता जा रहा है, कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल्स खुलेंगे डेफिनेटली 100% खुलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो कि जब स्कूल में आप जाओ बिल्कुल ब्लैंक होके जाओ, क्योंकि टाइम कम रह जाएगा और सिलेबस हम करवा रहे हैं और ये मान के चलिए हो चुका है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर कोई बच्चा किसी भ्रम में हो, बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस आपको करवाया जा रहा है किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, और मेरे ख्याल से शायद किसी भी स्कूल में, जब भी स्कूल खुलेंगे ध्यान रखना बेटा, रिपीट नहीं होगा। हाँ, रिवीजन अलग बात होती है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया रिवीजन हो सकती है इनकी, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। अगर आप कहें कि सर वो चैप्टर स्टार्टिंग से करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिलेबस करवा रहे हैं ऑनलाइन, मान के चलिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया स्कूल, आप आना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, और हमने मान लो 1-2 चैप्टर करवा दिए थे, तो जो बचे हुए हैं ना, सबसे पहले हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। उनके कंप्लीट होने के बाद जब रिवीजन होगा तब आपके क्लियर होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए माइंड में कि जो सिलेबस हो चुका है ये रिपीट नहीं होने वाला, इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ा के पढ़ें,
क्योंकि रिवीजन एक अलग चीज़ होती है और स्टार्टिंग में किसी टॉपिक को करना वो बात अलग होती है। रिवीजन का मतलब होता है रिवाइज करना, और रिवाइज हम उसी को करते हैं जो हम पहले कर चुके होते हैं। जब कोई चीज़ की ही नहीं तो उसका रिवीजन थोड़ी होता है, और अगर आप नई चीज़ को रिवाइज करोगे वो समझ में वैसे नहीं आएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप ये चीज़, ये टॉपिक है जो हट चुका है, इनका डेरिवेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा के, थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।